हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम अपना प्रीलिम्स पीवाईक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीलिम्स 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेशन 3 है। पहले 40 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं एंड आज क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 डिस्कस होंगे। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से आप विदाउट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और किस किस तरीके से आप कहाँ आपको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड द बेसिक आइडिया इज़ कि ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक्स कि किस तरीके से आप सिर्फ ऑप्शंस एंड स्टेटमेंट्स के साथ खेल के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ये ऐसे देख सकते हैं। एंड लेट्स बिगिन। So consider the following statements. Agricultural soil release nitrogen oxides into the environment. तो ये अगर आपने ज्योग्राफी की NCERTs पढ़ी हैं तो उसमें काफ़ी बातचीत करी जाती है। उसके अलावा आई थिंक शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट वाली बुक में भी इसके बारे में काफ़ी बात की जाती है कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अगर आपको पता है तो यू नो नाइट्रोजन साइकिल अगर आपने पढ़ी है तो यू नो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी अबाउट दैट। The first statement is correct. So cattle release ammonia into the environment. Second statement is also correct because cattle जो पोल्ट्री इंडस्ट्री से पोल्ट्री गलत बोल रहा हूँ मैं। सो बेसिकली जो कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री से एनिमल हस्बेंड्री जो इंडस्ट्री है पूरी, उसमें जितना अमोनिया रिलीज होता है उतना शायद मतलब इट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ammonia emissions. So this is also correct. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. So poultry industry भी करती है। यहाँ पे correct answer आपका D है। So even if you were not really sure about कि भाई क्या पोल्ट्री में होता है नहीं होता है, अगर आपको फर्स्ट दो स्टेटमेंट्स पता है तो भी आप ये सवाल कर सकते हो क्योंकि 1 और 2 का कोई ऑप्शन यहाँ है ही नहीं। राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने इनमें से कुछ भी एक सुना है, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ एनी ऑफ देम देन यू कैन मार्क दिस। बट अगर आपको नहीं पता है तो मतलब इस सवाल को छोड़ के आगे चलने में ही भलाई है। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज वाटर रिजर्वॉयर्स। मैंने बिल्कुल भी शायद नाम नहीं सुना था इन 3 जगहों का जब मैंने पेपर बाद में देखा था। सो क्वेश्चन 43 की अगर बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज ऑफ HCNG फ्यूल फॉर बसेस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो आई थिंक ये उस टाइम पे 2019 के पेपर से पहले न्यूज़ में काफ़ी था HCNG। The main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions. Elimination मतलब completely गायब है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कंप्लीट एलिमिनेशन कभी भी नहीं होता। देयर इज़ नो परफेक्ट कंबस्शन प्रोसेस। कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होता है? जब आपका कोई भी फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता। अगर वो कंप्लीटली बर्न हो रहा होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन हो ही ना रहा होता। HCNG का मे बी कंबशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, बट देयर इज़ नो परफेक्ट कंबशन प्रोसेस। मतलब 100% एफिशिएंसी कहीं नहीं आएगी। जब ये नहीं आएगी तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता है सस्पेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट सस्पेक्ट होते ही हमारे पास ये ऑप्शन बचते हैं। ये तो मतलब बड़ा अजीब सा ही सवाल है, बट एनी विच वे लेट्स सी। HCNG is a fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission. Okay, agreed, true. क्योंकि HCNG में हाइड्रोजन भी है एंड जब आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो यू गेट वाटर H2O। तो इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन थोड़ा कम हो सकता है। सो दिस सीम्स करेक्ट। हाइड्रोजन up to 1/5 by volume can be blended with CNG as a fuel for buses. No clue, zero idea. HCNG makes the fuel less expensive than CNG. CNG मतलब CNG को आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई कंप्रेस नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस जो आपके एक्वाफर में से निकल रही थी उसको आपने कंप्रेस कर दिया है, बट आप इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो दैट इज़ अ एडिशनल प्रोसेस। तो एडिशनल प्रोसेस अगर आप कर रहे हो तो आई एम श्योर कि सस्ता तो नहीं होगा। तो 4 डज नॉट सीम करेक्ट। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है यहाँ पे, विच इज़ 2 and 3। इवन दो वी डू नॉट नो स्टेटमेंट 3, वी नो कि 1 सस्पेक्ट है, 4 सस्पेक्ट है एंड उसके बाद हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन ये बच जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड? तो यहाँ पे सवाल है आपका कि क्यों नहीं फॉर्म होते ऑन अ क्लाउडी नाइट। दिस इज बेसिक जियोग्राफी।
अगर आपने क्लास 11th की NCERT करी है यहाँ पे, तो ये वाला सवाल आप कर सकते हो. सो द आइडिया ऑफ वाई ड्यू ड्रॉप्स आर नॉट फॉर्म्ड इज कि लेट्स से अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर में यहाँ पे अगर आपके क्लाउड्स हैं, तो ऑन अ क्लाउडी नाइट, तो क्लाउडी नाइट पे क्या होता है कि जो अर्थ से रेडिएशन निकल रहा होता है, जो अर्थ की हीट होती है, रेडिएशन निकल रहा होता है, वो ट्रैप हो जाता है. सो सिंस इट इज़ ट्रैप्ड देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन. जब इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो देयर विल नॉट बी अ लॉट ऑफ ड्यू फॉर्मेशन. तो देखा जाए क्या है, क्लाउड अब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. क्लाउड्स अब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. सो बेसिकली दिस गेट्स बैक हियर. So this is not correct. Clouds reflect back the Earth's radiation. Seems correct, but we will read all the options. The Earth's surface would have low temperature on cloudy nights. That is incorrect, क्योंकि radiation वापस अगर आ रहा है तो temperature high रहेगा. अगर cloud ना होते तो temperature low होता. So this is incorrect. Clouds deflect the blowing wind to ground level. तो ये एक अलग ही फिनोमेना के बारे में बात हो रही है. This is not correct as well. So B is the correct answer over here. कि cloudy nights पे the radiation gets reflected back to the Earth, which causes temperature to rise, which मीन्स कि ड्यू कलेक्शन नहीं होता, सब कुछ ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होते, क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते कंडेंसेशन से, जो कंडेंसेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ PM बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. तो इफ़ यू हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि भाई जब 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो उससे पहले इमरजेंसी डिक्लेयर होने का वन ऑफ द मेजर रीजंस वाज कि भाई इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था दैट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी. तो 44th अमेंडमेंट हमें पता है कि 77 में आया था आफ्टर द इमरजेंसी वाज रिमूव्ड. तो 44th अमेंडमेंट और ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हो ही नहीं सकती है, गलत है. ये स्टेटमेंट हमने इस तरीके से, इस लॉजिक से करी. अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज़ द 39th अमेंडमेंट, एक्चुअली ये 39th अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें ये चीज़ एक्चुअली करी गई थी, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन था दैट वाज प्लेस्ड बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज बीइंग वायलेटेड ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो दिस इज करेक्ट. 99th अमेंडमेंट एक्ट वाज अबाउट द NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. तो ये मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि भाई जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट फ्यू अमेंडमेंट्स जो हैं, जैसे कि NCB, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, या EWS रिजर्वेशन, इनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं उनका नंबर आपको पता होना चाहिए कि भाई 102, 103 किस हिसाब से चल रहा है. तो 99th वॉज NJAC. दिस इज़ करेक्ट. B ओनली इज़ द आंसर ओवर हियर. फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने इन्फॉर्मेशन से नहीं, हमने अपनी हिस्ट्री की नॉलेज से सॉल्व किया था. पॉलिटी का सवाल है बट हमने हिस्ट्री की नॉलेज से इसको सॉल्व किया. सॉरी अबाउट दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968. ओके, दिस डज नॉट सीम करेक्ट, बट अगर आपको डाउट है तो इसको स्टेटमेंट को यहीं रखते हैं. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of the Supreme Court of India. गलत. कॉन्स्टिट्यूशन कभी इन चीज़ों को डिफाइन नहीं करता है कि भाई इनकैपेसिटी क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है. तो टू स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट कर दिया. डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड गिवन एग्जैक्टली. तो जजेस इंक्वायरी एक्ट का मतलब पर्पज़ ही ये है कि भाई डिटेल किस तरीके से इम्पीच होगा, क्या होगा, ये बताया गया है वहाँ पे. तो स्टेटमेंट 3 हमारी जो है वो करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट 4 देखें. इफ अ मोशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप नॉट लेस देन. तो स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी हमें पता है कि 3 और 4 डेफिनेटली सही हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए अब हमें पता करनी ही, अब इवन नहीं भी पता है तो ये 50% आप एलिमिनेट कर चुके हो. इधर यू शुड टेक अ शॉट. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज C, क्योंकि स्पीकर के पास ये पावर नहीं होती है कि वो जजेस इसको ब्लॉक कर सकें. और ये सवाल क्यों आया था कि 2019 में इस पे काफ़ी पार्लियामेंट में चहल पहल चल रही थी. द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ. वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. अगर आपने कभी भी अमेंडमेंट्स
जो कि मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनका एक बार लिस्ट आप देख लो ताकि आपको मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में पता हो। लेट्स से 73rd 74th अमेंडमेंट जो है, या फिर 99th अमेंडमेंट जो है, या जो फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑब्वियसली वाज डन अंडर जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी तरीके से आपको शेड्यूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या इन्फॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। नॉट श्योर बट लेट्स सी। इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है क्या कर सकते हैं। नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। सो दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर अ व्हाइल। क्यों? क्योंकि लॉटरी बेसिस पे नहीं हो रहा है, ये ऑक्शन बेसिस पे हो रहा है। तो वी नो, अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स पढ़ा है तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत होते ही आपके पास यही दो ऑप्शन बच जाते हैं, 1 या 3। थर्ड स्टेटमेंट इज स्टिल रिसेंटली इंडिया import coal to meet the supply of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. So this also, if you have done current affairs, so you know this is incorrect. India is still importing coal. You can also use the logic कि Indian coal has a high ash content. तो उस वजह से Indian industries prefer importing coal. थर्ड ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स। हमें नहीं पता था फर्स्ट ऑप्शन सही है कि नहीं, बट स्टिल वी वर एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो 49th क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. Okay, could be, not sure, let's see. The above mentioned act was amended 5 times. ये तो बिल्कुल ही नहीं पता है। Now थर्ड स्टेटमेंट पर अगर हम आते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस वी नो इज डेफिनेटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स में ये नहीं डिफाइन किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है। ये बताया गया है कि देयर इज समथिंग लाइक द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए फिर अलग रूल है, अलग लॉज हैं। सिमिलरली जैसे अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट हैज़ बीन मेंशन्ड। तो उसी लॉजिक से थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनकरेक्ट थर्ड स्टेटमेंट हटाते ही आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है। हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इस क्वेश्चन के बारे में, बट स्टिल वी वर एबल टू डू दिस बाय बेसिक लॉजिक, राइट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्ट्स फॉर माइनिंग भी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि भाई आपको शेड्यूल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इफ़ यू हैव डन दैट, तो 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल जो हैं दीज डील विद ट्राइबल लैंड्स। सो यहाँ पे 5th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, दिस डील्स विद लॉज विच आर शील्डेड फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। बट इसका भी अगर आप बात करें तो IR कोएलो केस जो था उसके तहत इधर भी चेंजेस हुए हैं। सो दिस इज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 12th शेड्यूल जो है इट्स विद रिगार्ड्स टू अर्बन लोकल बॉडीज़, एंड जो 3rd शेड्यूल है दिस इज़ आई थिंक ओथ्स या फिर इमोल्यूमेंट्स, कि भाई प्राइम मिनिस्टर को क्या तनख्वाह मिलती है, प्रेसिडेंट को क्या तनख्वाह मिलती है, इन सब टाइप की चीज़ें 3rd शेड्यूल में आती हैं। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 5th शेड्यूल। नाउ PVTG के बारे में सवाल है। ये PVTG शायद 2019 में इस टाइम पे इरूलर जो ट्राइब थी उनको कुछ स्टेटस PVTG का दिया गया था, जिस वजह से ये न्यूज़ में था। तो देखें, PVTG reside in 18 states and 1 union territory. Not sure. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. That is correct. क्योंकि particularly vulnerable tribal group क्यों ही बोला जाएगा किसी ग्रुप को, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डिक्लाइनिंग, या बहुत कम लोग रह गए हैं, या स्टैगनेंट है, इस तरीके की चीज़ें होती है जिस वजह से उन्हें ये स्टेटस दिया जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। थर्ड स्टेटमेंट, देयर आर 95 PVTGs ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। नॉट श्योर, लेट्स सी। फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम सही करते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि अब ये तो न्यूज़ में था ही कि इरूलर ट्राइब हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ PVTGs। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1, 2 एंड 4 सी। मतलब 50% पे चांस यहाँ पे लेना बिल्कुल बनता है। अगर आपको नहीं भी पता एग्जैक्टली कि क्या सही है
यू शुड टेक अ चांस बिटवीन बी एंड सी ओवर हेयर। बी यहाँ पे सही क्यों है, क्योंकि ये जो है दिस इज 75 PVTGs हैं इंडिया में, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है अनलेस इट इज़ इन न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Constitution of India, prohibition or limitation of provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? तो ये जो सारा ये इतना जो गुत्थी दी गई है यहाँ पे ये irrelevant है। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 142 किस बारे में है, इफ़ यू नो दैट आर्टिकल 142 डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स होती हैं टू cause the fulfillment of any of its judgments। तो ये अगर आपको पता है आर्टिकल 142 किस बारे में है, तो ये जो कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, कि बेसिकली क्या बोला इन्होंने कि देयर इज लॉ, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो इसके तहत आप इसको कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हो अंडर आर्टिकल 142। तो इसका सिंपल सा फंडा यहाँ पे यही है कि भाई स्टेटमेंट देखते हैं, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो वी नो 142 इज नॉट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इज 324 टू 330 आई थिंक। तो ये आर्टिकल्स बेसिक आपको पता होने चाहिए कहाँ पे क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस द कंट्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ नॉट 142, फाइनेंशियल इमरजेंसी आगे आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ व्हाट, आई थिंक 358 या 360, आई थिंक 360 इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर आप लोगों को पता है कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत होती है तो यू कैन शेयर इन द कॉमेंट्स बिलो, ताकि बाकी सबको भी पता चले। And state legislatures cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. This is correct, but this is not Article 142. This is again, अगर आपने लक्ष्मीकांत का स्ट्रक्चर देखा है तो जिस हिसाब से वो किताब बनी हुई है, सबसे पहले we talk about India, then we talk about कि भी citizenship, then we talk about FR, then we talk about DPSP, then FD, then president, then parliament, then ऐसे 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 चलते हुए, तो उसके बाद ये कहीं 250 कुछ में 250s में ये चीज़ आती है। तो 142 के लिए आपके पास सिर्फ ये चीज़ बचती है, विच इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और एनी अदर लोअर बॉडी। सो दिस इज आर्टिकल 142। So, with reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. The governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of the first session of the year. तो ये if you know पार्लियामेंट में भी एकदम ऐसा सिमिलर प्रोविजन है, एंड एज वी नो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स फॉलो द सेम लीगल स्ट्रक्चर। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट्स एड्रेस इसको बोला जाता है, यहाँ पे गवर्नर्स एड्रेस है, तो दिस सीम्स करेक्ट। व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर, सीम्स ठीक है, बट हमें एटलीस्ट ये पता है कि द आंसर इज बिटवीन ए एंड सी। 50% चांस, इवन इफ यू डू नॉट नो कंप्लीटली, चांस लेना यहाँ पे बनता है। करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ओवर हियर इज ए। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको भी एक तरीके से एक फेडरल, क्योंकि इंडिया हैज़ अ क्वाज़ी फेडरल नेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल ऑन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। स्टेट लेजिस्लेचर कैन सेट इट्स ओन रूल्स, तो उस केस में वो ये भी सेट कर सकते हैं कि जहाँ रूल नहीं है तब क्या करना है। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट आंसर हियर इज ए। तो ये एक मतलब बहुत ही मज़ेदार सा सवाल लगा था मुझे जब ये पेपर में मैंने देखा था पहली बार कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। मैंने कन्वेंशन का ही नाम नहीं सुना, तो मतलब बाकी तो क्या ही करेंगे। सो इस चीज़ को, मतलब ऐसे सवालों को जहाँ पे आपने कन्वेंशन का नाम नहीं सुना और इतनी सारी डिटेल्ड स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जनरली अ गुड आइडिया इज़ टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर अ लेटर राउंड जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो। सो लेट्स सी इफ़ वी कैन ट्राई एंड डू दिस क्वेश्चन अदरवाइज। तो UNCAC इज़ द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट।
अब जनरल अगर इन्फॉर्मेशन से मैं बात करूँ तो मैं इस स्टेटमेंट को भी डाउटफुल बोलूँगा कि भी जनरली इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जो होती हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। बहुत कम ऐसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होती हैं जो लीगली बाइंडिंग होती हैं। सो मतलब मे बी डाउटफुल। अ हाईलाइट ऑफ द यूएन Convention Against Transnational Organized Crime is the inclusion of specific chapter aimed at returning assets to the rightful owners from whom they had been taken illicitly. तो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्सेस मतलब ये एसेट्स राइटफुल ओनर, ये मतलब थोड़ा मतलब सेट ही नहीं हो रहा है। तो क्या है, क्योंकि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी मतलब मैं किसी की प्रॉपर्टी स्नैच करके क्या दूसरे देश मतलब क्या चल रहा है ये, तो पूरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। द UN Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist sorry about that. The UN Office on Drugs and Crime is mandated by its member states to assist in the implementation of UNCAC and UNTOC. तो इतना सारा इसमें मतलब UNCAC UNTOC इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्वियसली आई एम नॉट श्योर इफ दिस वाज इवन इन न्यूज़। ये सवाल कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? एक दो सवाल हर साल ऐसे गूगली आ जाएंगे आपको कि भाई आ गया, झेलो। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी, कि ये 3 और 1 जो हैं दीज आर इंटरचेंज्ड। एंड ये पता भी होता तो भी मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर नहीं सकते थे। इट्स अ वेरी वेरी मतलब टफ क्वेश्चन पर से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर रीसेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 9, तो दिस वाज ऑब्वियसली न्यूज़। क्यों? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैड बीन अमेंडेड। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर ट्राइबल राइट्स। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो उसमें FRA पे पूरा काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। So, as per the recent amendment, forest dwellers have the right to fell bamboos grown in forest areas. तो I think ये वाली चीज़ तो थी कि they on forest area seems doubtful, but there was something on this कि भाई bamboos had been moved from major to minor forest produce. तो as per the Scheduled Tribes Forest Rights Act, bamboo is a minor forest produce. So this is correct. This is the part that was in news. Now, the Forest Rights Act allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. This is also correct. But यहाँ पे दिक्कत यहाँ ये आ रही है इस फर्स्ट स्टेटमेंट में, they have the right to fell bamboos grown on forest area या नॉन फॉरेस्ट एरिया। तो ये थोड़ा मे बी एक डाइसी सा सिचुएशन यहाँ पे बन जाता है। बट देन अगेन एज वी नो 50% चांस है, यहाँ लेना बनता है। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो ये फॉरेस्ट वाली बात है, दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग कि यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट एरिया में इसको करने को अनुमति दी गई है। सो इस तरीके से आप इसको थोड़ा कुछ कर सकते थे। ये दोनों चीज़ें जो थी दीज वर डायरेक्टली इन न्यूज़। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव नोन इफ़ यू हैड बीन स्टडिंग करंट अफेयर्स। लवली, दिस वॉज अगेन समथिंग इन न्यूज़। तो 2017, 18, 19 में कभी एक केस चल रहा था हादिया बेगम का, जो केरला हाई कोर्ट में डील किया जा रहा था। तो उसमें ये बहुत ही सीधा सीधा था कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो आर्टिकल 19 आपको पता ही होना चाहिए कि भाई दीज आर द राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, 6 फ्रीडम्स। उसमें फ्रीडम टू मैरी वंस पर्सन ऑफ चॉइस is not one of the explicitly mentioned freedoms. Article 29 obviously is not one of them. Article 25 आपको religious freedom grant करता है, but again this is personal religion choice पे है। तो Article 21 logically आपका सिर्फ एक ही आर्टिकल बनता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? Right to life plus personal liberty। तो ये जब चीज़ हो जाती है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सो आर्टिकल 21 बिकम्स द केस। आर्टिकल 21 दिस वाज आल्सो इन न्यूज़ इन द हदिया केरला हाई कोर्ट थिंग। तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, इवन इफ आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स आपको बेसिक दी हुई हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, मतलब कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस करो, बट ये मैरी नहीं है। 29 इज़ माइनॉरिटी एजुकेशन।
या एजुकेशनल राइट्स जो हैं, तो ये है। तो आर्टिकल 19 और 29 तो नहीं है। 25 जो है दिस इज रिलीजियस फ्रीडम बट पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम्स। 21 is the only article which is a broad article, right to life and personal liberty. So 57 देखते हैं, according to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. This was again in news. अगर ये न्यूज़ में ना होता तो ये सवाल छोड़ने वाला बनता है। In India there is no intellectual property appellate board. This is wrong. So there is an intellectual property appellate board. अगर ये हो जाता है तो these are the only two options left. Plant varieties are not eligible to be patented in India. तो अगर इसके हिसाब से हम जाएंगे तो मतलब दिस सीम्स द मोर लॉजिकल सोल्यूशन हेयर। क्यों? क्योंकि इंडिया में इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी स्ट्रिंजेंट या मतलब काफ़ी एक लिबरल स्ट्रिंजेंट लिबरल इंटरप्रिटेशन लिया जाता है टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट MNCs। क्योंकि MNCs US वाली जो क्या होती हैं वो क्या करती हैं कि भाई मोनसांतो हो गई, बेयर हो गए। बेयर इज़ नॉट एन अमेरिकन कंपनी बट द आइडिया इज़ ये MNCs क्या करती हैं कि भाई एक कोई प्लांट का छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और बोलेंगे जो पेटेंट हो गया है, अब ये 50 रुपये की जो सीड मिल रही थी आपको अब 5000 की खरीदो। तो इस तरीके की चीज़ों से इंडिया ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट्स फार्मर्स। सो दिस सीम्स करेक्ट, क्योंकि 2 हमें अगर पता है रॉन्ग है, सो देयर इज ओनली A और C 50% चांस है, लेना बनता है। 3 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। 58 EPA empowers the government of India to state the requirement of public participation in the process of environmental protection. No. So this was in news क्योंकि EIA के लिए अमेंडमेंट का प्रोसीजर उस समय पे बातचीत करी जा रही थी कि भैया किस तरीके से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, विच ऑल्सो केम इन 2019 मेंस, राइट। तो ये गलत है क्योंकि EIA में ये चीज़ होती है पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। EPA lays down the standards for emission and discharge of environmental pollutants from various sources. So this is correct. Correct answer over here is B. तो ये अगेन आपने देखा कि भाई ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। अदरवाइज़ आप कितने लॉज पढ़ोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में मिल जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाउ 59 की बात करते हैं। एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। भाई 2 में तो हो नहीं रहा है, 5 में सीम्स अनलाइकली। द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई urban local bodies, notified times and all industrial townships only। मतलब ये आई थिंक यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे कि भाई मेरे ख्याल से यहाँ शायद रूरल एरियाज़ में भी इसको एक्सटेंड किया गया था या कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए थे, जिस वजह से दिस सीम्स नॉट टू बी द केस। मतलब 5 कैटेगरीज बायोमेडिकल वेस्ट में भी 4 होती हैं आई थिंक, 4 कैटेगरीज इन बायोमेडिकल वेस्ट। क्योंकि अगर आप आजकल हॉस्पिटल्स में गए होगे तो आपने देखा होगा कि 4 अलग अलग टाइप के उन्होंने डस्टबिन रखे होते हैं। तो अगर हॉस्पिटल में 4 तरीके से कर रहे हैं तो भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो 5 में तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ओनली का डाउट आ रहा है। रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एलैबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट लैंडफिल्स। सो दिस सीम्स ओके। इट्स मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। टू कम्बरसम। मतलब इसको आप समझो कि रेगुलेट करना कितना ही मुश्किल होगा कि भाई इवन लेट्स से दिल्ली की अगर बात की जाए, सो दिल्ली ऑब्वियसली इज़ ए यूनियन टेरिटरी एंड गाज़ीपुर में जो लैंडफिल है, सो गाज़ीपुर लैंडफिल में आप कैसे बोल सकते हो कि भाई साउथ दिल्ली का कूड़ा नहीं जाएगा? मतलब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन प्रैक्टिस। सो दिस डजंट सीम लाइकली टू बी द केस। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास C ही बचता है विच इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। लास्ट देखते हैं। As per the Industrial Employment Standing Orders, Central Amendment Rules, rules for fixed term employment are implemented. It becomes easier for the firm's company to lay off workers. Okay, seems fair. अगला देखें। No notice of termination of employment shall be necessary in case of temporary workmen. This also seems correct. मतलब टेम्प्रेरी आपने किसी को हायर किया है तो देर इज़ नो नीड फॉर अ टर्मिनेशन नोटिस, ठीक। एंड दूसरी चीज़ है कि इफ़ रूल्स फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। कि आपने अगर एक तरीके से बता दिया कि हाँ जी इस रूल के तहत ये चीज़ रेगुलेट होगी, सो इट बिकम्स डेफिनेट। अदरवाइज
अनसेट जब रूल्स होते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्यों, कौन सा कहाँ चीज़ क्या लागू हो रही है. सो पर्सनली इफ़ आई हैड टू आई वुड लीव दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम वेरी वेरी अनश्योर अबाउट क्या है कैसे है. बट इफ़ यू हैव टू डू दिस तो स्टेटमेंट 2 सीम्स डेफिनेटली करेक्ट. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली फिर 50% वाला चांस हो जाता है, तो लीव इज़ नॉट आई थिंक अ गुड ऑप्शन. Between these two you can choose one and the correct answer over here is C. So इसमें भी इंफॉर्मेशन सारी नहीं थी, बट ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली सही लग रही है कि भाई आपने अगर टेम्प्रेरी किसी को हायर किया है तो उसको आप नोटिस ऑफ टर्मिनेशन तो नहीं देने वाले हो. एंड अगर ये अमेंड करके, क्योंकि सरकार का प्रेरोगेटिव भी यही चल रहा था कि दे वांटेड टू मेक हायरिंग एंड फायरिंग ईजियर, hiring such firing easier, which was obviously later implemented in the labor codes. 4 लेबर कोड्स जो अब लागू हैं, तो इन 4 लेबर कोड्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या कोड्स हैं, एटलीस्ट कैसे हैं, क्या है, तो उस हिसाब से आप इस सवाल को भी कर सकते हो. तो अगर इन सेट ऑफ क्वेश्चंस में देखा जाए, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ओवर हियर वर, मतलब आपके या तो दीज आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या न्यूज़ से पार्शली रिलेटेड हैं. ये रैंडम कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे HCNG डेफिनेटली इन न्यूज़. तो न्यूज़ आपको करनी बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ अ बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन. ज्योग्राफी के जितने भी आप सवाल देखोगे या तो बेसिक होते हैं या मैप से होते हैं. एंड पॉलिटी के जो सवाल हैं वो काफ़ी फंडामेंटल या न्यूज़ बेस्ड हैं. फंडामेंटल यहाँ पे इसलिए है कि ये वाला जो 99th अमेंडमेंट है, दिस वाज NJAC इन न्यूज़. 44th अमेंडमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट. अगर आपको यही नहीं पता कि भैया ये कब हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो भाई मतलब मेरे ख्याल से आपने चीज़ें करी नहीं है. डॉट नहीं होना चाहिए. बट सो पॉलिटी के सवाल जो हैं, दिस वॉज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अग्रीड. अपार्ट फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी बहुत ही सिंपल आ रहे हैं. 9th शेड्यूल, अगर आपने अमेंडमेंट्स का लिस्ट देखा है तो भाई 9th शेड्यूल आपको पता होगा. दिस अगेन न्यूज़. तो इसीलिए करंट अफेयर्स आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है. पॉलिटी अगेन बेसिक, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डिफाइंड नहीं होती हैं. कभी भी ऐसा आया आपको कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफाइंड है, नहीं है, तो दीज थिंग्स आर नॉट डिफाइंड. अगेन वेरी बेसिक, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पता है बस कि भाई कौन से शेड्यूल में क्या हो रहा है, कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, यू विल बी एबल टू डू दिस. This was again news. Very basic, Article 142 पता होना चाहिए. This is again a easy question. मतलब एकदम ऐसा बिल्कुल easy नहीं है, but slightly still not very difficult either. So this is one weird question कि भाई क्यों आ गया, कहाँ से आ गया तो अब क्या करें. Forest Rights Act again news. This was again news, EIA वाला. so news. तो ये वाला जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द पेपर आया है, दिस इज़ ऑल न्यूज़ बेस्ड. तो यही वाली चीज़ है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्टैटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, यू कैन नॉट अवॉइड करंट अफेयर्स आपको करके जाना ही पड़ेगा. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर वेल. क्यों? क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इतनी टिपिकल है कि आप एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आए. इफ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल कंटिन्यू विद द प्रीलिम्स सीरीज़ अगली कुछ वीडियोज़ में, ताकि हम ये प्रीलिम्स 2019 का पेपर रिजॉल्व कर लें और उससे जो हमें सारी लर्निंग्स मिली हैं उसे एक जगह कंसोलिडेट करके अपनी 2021 की तैयारी जो है उसको फॉर्मलाइज करें. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब.